जोहार जोहार। बहुत बढ़िया। ईको कम करने का हेलो हेलो करते ना। जोहार जोहार। मातृशक्ति हाथ नहीं उठा रही है। आपके लिए मेरी आंख में लगा हुआ है, ये आंख मेरा पूरा बंद हो चुका था, उसका दर्द झेलने के लिए आपके आशीर्वाद और आपके प्यार के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं चाहूंगी उनसे ज्यादा, उस पीली पगड़ियों से ज्यादा आपके हाथ उठना चाहिए। उठेंगे? जोहार जोहार। बहुत बढ़िया, ये होती है शक्ति, है ना? ये संगठन। सबसे पहले मैं आमा डोगरी की पावन धरा को सेवा जोहार करते हैं यहाँ की समस्त प्रेम शक्तियों की। और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दादा आधार सिंह जी बरसते, और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दादा प्रेम शाह जी मरावी, और साथ ही सम्मानीय हमारे जितने मंचासीन अतिथि हैं, मैं आपको सामूहिक रूप से सेवा जोहार करूंगी क्योंकि पूरा मंच भरा हुआ है और शायद मैं आपको एक एक करके सेवा जोहार करूंगी तो ये समय बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं आप सबको तहे दिल से एक साथ सेवा जोहार करती हूँ। देखिए, आज मैं आने वाली नहीं थी क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरी आंख बंद हो गई थी। एक डूड़ा से, जो बड़ी सी लकड़ी होती है, बहुत मोटा सा, उसको डूड़ा कहते हैं हमारे यहाँ, वो लग गया था, मेरी आंख बंद हो गई थी। शायद अभी कुछ देसी नुस्खे थे जिनके कारण ये आंख थोड़ी ठीक हो गई है, जो मेरे पिताजी मुझे हमेशा बताते हैं। बारी ढेहरा कहते हैं उसका रस निचोड़ के मैंने लगाया तो वो थोड़ा ठीक हुआ है। और मुझे लगता है आपके इस प्यार और आशीर्वाद के लिए अगर मैं यहाँ नहीं आती तो इससे बड़ी गलती मेरे लिए कुछ नहीं होने वाली थी, क्योंकि ये जो प्यार और आशीर्वाद है ना, ये सिर्फ यही मिल सकता है मुझे, है ना? तो आज विशेषकर सिंहपुर गढ़ी से जाने के बाद मुझे कहा गया कि हमारी मातृशक्तियां आपसे मिलना चाहती हैं और आपसे बात करना चाहती हैं, तो आज पूरा ये जो मेरा वक्तव्य रहेगा आपके लिए रहेगा। और पितृ शक्ति, आप तो ताकत है ही हमारे समाज के ना। तो हम बात कर लेते हैं। कल में दरअसल मुझे मेरे जो काका काकी, उनके बड़े बेटे का ससुराल है रावण कुंड, वहां मुझे बुलाया गया था। वहां देव पुजाई का कार्यक्रम रखा गया था। देव पुजाई सब जानते हैं? यहाँ पर हाथ उठाएंगे क्या? कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं? सबके यहाँ होता है, मरावियों का, परस्ते का, टेकाम का, कुलस्ते, उई के, सबका होता है ना। तो ये भी जानते होंगे कि उनके पीछे जो कारण है वो क्या है, क्यों हम ये देव मिलाई का कार्यक्रम किया जाता है, देव पूजा का कार्यक्रम किया जाता है, या भीरी मिलाई का कार्यक्रम किया जाता है, पता है ना? अब उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, मैं और उस प्रक्रिया में हमारी मातृशक्तियां कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मैं इस पर बात करूंगी। क्योंकि हमारी मातृशक्तियों को समाज का जनक माना जाता है। समाज को दूसरी पीढ़ी तक ले जाने की जो उनकी परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाज है, उनका हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग अगर किसी को माना जाता है हमारे समाज में, तो मातृशक्तियों को माना जाता है। तो भीरी मिलाई में जो सबसे खूबसूरत जो रस्म होती है, सबसे खूबसूरत जो नेंग होता है, सूपा में रखकर कोदो का जो अनाज रखा जाता है, वो कैसे आप मातृशक्तियां उसे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह उसे फैलाती हैं, इस पर मैं बात करूंगी। तो देव मिलाई सब जानते हैं, लेकिन मैं शुरू करना चाहूंगी कि वो उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। भीरी मिलाई या देव मिलाई क्यों किया जाता है, इस पर बात कर ले, थोड़ा कर लेंगे ना। ये कारण पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कल कार्यक्रम में गई थी और वहां आजकल के युवा, हम जैसे युवा और बच्चों को तो छोड़िए, वो जो बुजुर्ग है, वो जो सियाने हैं, वो पूरा नेंग कर रहे थे। शायद उनको भी उसके पीछे का कारण नहीं पता है कि हम भीरी मिलाई क्यों कर रहे हैं, ये देव पुजाई क्यों किया जा रहा है। कुशराम परिवार का वो भीरी मिलाई था, देव पुजाई था, लेकिन उसके पीछे का उन्हें कारण नहीं पता। जब मैंने पूछा उनको कि ये बांस की सूपा में ही कोदो क्यों रखा जाता है, तो उन्होंने बोला कि क्यों हमारे पुरखे करते थे। लेकिन पुरखे क्यों करते थे, हमारे पुरखों को पता था, आज हमको नहीं पता है और हम इसे भूलते जा रहे हैं। और जब हम इसे भूल जाएंगे, जब हम बता नहीं पाएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, हमारे समाज को चलाने का ये तर्क क्या है, और तभी जाके पूरा आदिवासी समाज अंधविश्वासी कहलाता है। तो इस अंधविश्वास को खत्म करना है आपको। आपके खूबसूरत संसार में, इस खूबसूरत जो सृष्टि है, उसमें आपका कितना बड़ा योगदान है, ये बताना है। बताएंगे ना। तो जब देव मिलाई की जाती है, भीरी मिलाई जो होती है, जैसे मेरे पिताजी, हमेशा मैं कहीं कार्यक्रम में जाती हूँ तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेती हूँ कि ये क्या होता है। मुझे अगर जानकारी तो मैं पूछूंगी कि ये क्या होता है। वैसे तो मेरा यह सौभाग्य है कि मेरा जन्म ऐसे, देवता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्हें शायद आज पूरा समाज देवता के रूप में पूजता है। तो ये देवता के
आंगन में मेरा जन्म हुआ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं है। और आज आप सबके बीच में हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि आप सबके बीच में यहाँ पर खड़ी हूँ। तो मैं ये बात रखना चाह रही हूँ आप लोगों के बीच में कि आखिर ये प्रक्रिया होती क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है भीरी मिलाई की। तो एक मानिए उदाहरण के साथ हम ये मानेंगे कि एक बीज होता है, तो बीज कैसे पैदा हुआ, मतलब पहले वो जो था फसल रहा होगा ना, फसल काटे होंगे तब बीज पैदा हुआ होगा ना। तो वो फसल जब आपने उसे काटा, वो उस फसल की, उस पौधे की मृत्यु हो गई, उससे एक बीज निकला। और उस बीज को हम क्या करते हैं, हमने दिन भर मतलब 1 साल के अंतराल तक के हमने उस बीज को सुरक्षित रखा, हमने उस बीज का उपभोग किया। लेकिन कुछ बीज जो है हम निकाल कर रख लेते हैं ताकि अगले साल हम उसे अपने खेतों में उगाएंगे, वो फसल के रूप में उगेगा और उसके लिए फिर नया फसल हो जाएगा और फिर उसका उपभोग करेंगे। और फिर ये प्रक्रिया चलती जाएगी कि उससे बीज निकलेगा और फिर हम उसका उपभोग करते जाएंगे। इस तरीके से वो फसल जो है, वो बीज जो है, वो दाना आपके समाज से खत्म नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे समझेंगे। वैसे भीरी मिलाई होती है। भीरी मिलाई का मतलब होता है कि आपके समाज में, आपके आदिवासी समाज से, परिवार से कोई चला गया है, जो पेन शक्ति बन गए हैं, जो आपके पुरखे बन गए हैं, जिनको आप, हमारा आदिवासी समाज जो है वो पूजता है, जिनकी पूजा करता है, जिनको वो मानता है, क्योंकि वही सत्य है, आपके पुरखे वही सत्य है, वही पेन शक्तियां सत्य है। जो पेन शक्तियां आपके बीच से चली गई हैं, उनको आपके परिवार में, आपके कुल में, आपकी भीरी में मिलाई जाती है, ताकि वही अगली बार अवतार के रूप में आपके परिवार में फिर से जन्म ले। तो ये समझ में आया समझ में कि नहीं? तो इसके पीछे अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे छोटा सा तर्क है, छोटा सा कारण है। जो हमारे पुरखे, जो सृष्टि का नियम है, उसको अपने संस्कृति के माध्यम से, अपने रीति रिवाज, अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से उसे सुरक्षित करना जानता है, उसके लिए खुशी मनाना जानता है। उसके लिए कोई चला गया, उसके लिए 2 मिनट रोएगा, लेकिन रोने के बाद वो खुश होता है कि दोबारा अवतार लेके, हो सकता है नानी आजी खत्म हुई हैं, चली गई हैं, तो वो हमारे परिवार में फिर से हमारी नाती पंथी बन के हमारे परिवार में फिर से वो अवतार लेगा। तो ये होता है भीरी मिलाई। अब उसमें जो लोग कहते हैं कि हमारे आजकल लोग ये जो बलि प्रथा है ना, उसको हमारे समाज से जोड़ते हैं कि ये कैसा समाज है जहां बलि प्रथा होती है। मैं खुलकर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये अंधविश्वास जो है धीरे धीरे वो बिना पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा हम पढ़े लिखे लोगों को दिमाग में घर कर रहे हैं। तो मैं इसलिए इस तरह की बात कर रही हूँ, जब वो कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो ये बलि प्रथा देते हैं, किसी जानवर को मार देते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी ये वो आदिवासी समाज है जो इस प्रकृति को संतुलित करना जानता है, जिसे पता है कौन सा पेड़ की पत्तियां खाना है, कौन सा पशु खाना है, कौन सी पक्षी खाना है, ताकि इस दुनिया में पेड़ों की संख्या ना हो जाए, पशु की संख्या ना रह जाए, ताकि ये दुनिया जो है वो संतुलित रहे, है ना। अगर पेड़ हो जाएंगे तो आप कहाँ रहेंगे, अगर पशु हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, तो आप कहाँ रहेंगे। आपके लिए तो जंगल बचेगा ही नहीं, आपके लिए धरती बचेगी ही नहीं। तो हमारे पुरखों ने एक सुंदर व्यवस्था बनाई थी कि एक गोत्रधारी को एक पशु की, एक पेड़ की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी, ताकि आप उसकी जिम्मेदारी संभालें, आप उसको सुरक्षित करें, और दूसरा गोत्रधारी उसका उपभोग करेगा। मतलब अगर उसको उपभोग करना है तो कोई एक गोत्रधारी उसे लगाएगा या उगाएगा। इससे यह चक्र चलता रहेगा, बचा भी रहेगा, उसको उपभोग भी होता रहेगा। वैसे ही इस खूबसूरत व्यवस्था में जब हम बलि प्रथा जैसी, हमारे समाज में पहली बात तो प्रथा नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस बात को आप नकारेंगे, ये नहीं कहेंगे हम बलि प्रथा देते हैं। हम बलि प्रथा नहीं देते हैं, बल्कि हम अपने पुरखों को जो चले गए हैं हमारे बीच से, जो पेन बन गए हैं, उनको भेंट देते हैं, क्योंकि वो पुरखे आपके समाज थे। और आदिवासी समाज मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है। अगर आपके पुरखे मांस खाते रहे होंगे तो पेन बन जाने के बाद उन्हें आप मांस देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे ना। ये तो नहीं कि मर गए तो अब तुम्हारा खाना पीना जैसा था, पसंद जो करते थे वो चला गया, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। आप उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। भेंट चढ़ाने के लिए आप सीधा ये नहीं कर देंगे कि आपने बकरा लेकर आया और आप उनको काट दिए, नहीं। पहले पुजारी पंडा जो होते हैं उनके हाथ में दाल चावल दिया जाता है, जिसको जो है पूरा परिवार का हाथ लगाता है। उस दाल चावल को बकरे के सामने रखा जाता है, किसी पशु के सामने रखा जाता है, और जब वो पशु उसे चरने लगता है तब हम ये मानते हैं कि हमारे पुरखों ने ये भेंट स्वीकार किया है। और जब वो भेंट स्वीकार कर लेते हैं तब जाके हम उनको भेंट चढ़ाते हैं। तो ये सुंदर व्यवस्था है ना। उनके जाने के बाद भी, पेन शक्तियां बन जाने के बाद भी, हम उनसे अनुमति लेते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, अगर इन्होंने नकार दिया तो हम वो भेंट उन्हें नहीं देंगे। तो ये सुंदर व्यवस्था के लिए ताली बजाइएगा।
है ना। ये खूबसूरत व्यवस्था है कि हमारे समाज में वो जिंदा है तो उनकी हमें इज्जत है, हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन जाने के बाद उनसे कितना प्रेम करते हैं, उनके पसंदीदा खानों का, उनके पसंदीदा भोजन का हम कितना ख्याल रखते हैं। उसके बाद उनको चढ़ाया जाता है। घर जो होता है जिस परिवार में वो भीरी मिलाई जाती है तो उस परिवार में खाना बनाया जाता है, खीर बनाए जाते हैं, सोहारी। सोहारी जानते हैं कितने लोग? सोहारी जानते हैं? अब वो पूरी हो गया है। सोहारी जो होता था बड़ा साइज होता था ना, कि 2 खाएंगे तो पेट भर जाएगा। अब क्या हो गया, पूड़ियाँ हो गई हैं, छोटी छोटी रहती हैं, गोल गोल सी। अब उसमें 10-15 जितने भी खा लो पेट ही नहीं भरता है। जैसा नाम वैसा काम। तो सोहारी मुंह भर के आता है कि मस्त सोन खुशबू आ रही है, मतलब वो सोहारी है। किसी घर में बनता था तो खुशबू आ जाती है, इसके घर में गुल्ली के तेल में सोहारी बन रही है ना। तो उस घर में जो परिवार है जहाँ पर भीरी मिलाई जाएगी जिनके परिवार का, तो वहाँ सोहारी बनाएंगे, खीर बनाएंगे और एक कलश लेकर आते हैं अपने घर से, गीत गाते हुए। हमारी मातृ शक्तियाँ गीत गाते हुए आते हैं पेन स्थल तक के, वो जो भीरी मिलाई जाएगी जहाँ वहाँ उस स्थान तक के। और एक सूपा में बहुत सुंदर सा नया सूपा होता है जो हमारे ढोलिया समाज के भाई बनाते हैं। उस सूपा में कोरा सूपा जो होता है उसमें कोदो का अनाज रखते हैं और वो गाते हुए आते हैं सिर पर। जब तक वो कोदो, मतलब आप पेन स्थल तक नहीं पहुंच जाते हैं, उस परिवार की जो मुखिया रहती है हमारी मातृशक्ति, वो अपने सिर पर उस कोदो को रखती हैं उस सूपा में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी क्योंकि आजी नानी रखती थी। जबकि इसके सुंदर तर्क को समझिएगा। सूपा किससे बना होता है? बांस से। सूपा जब बांस से बना होता है तो उस बांस को हमेशा हमारी बहन बेटियों से उसकी तुलना की जाती है कि हमारी बहन है, क्योंकि सूपा जो है ना कि आप किसी को अनाज देते हैं तो वो अनाज किसी के खेतों में जाएगा, किसी के घर में जाएगा, किसी के खेतों में जब जाएगा तो फिर से बीज तैयार होगा और ये जो प्रक्रिया है वो फिर से चलती रहेगी। तो वो सूपा में अनाज लेके जा रहे थे, सुंदर से गीत गाते हुए लेके जा रहे थे। जब अनाज को वहां रख दिया जाता है, पेन स्थल पे पहुंचकर गीत उनके समाप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो अलग अलग जो शाकाहारी भोजन होता है ना, वो फड़ा पेन के नीचे उसको चढ़ाते हैं। और एक जो हम भेंट दिए हैं जिस पशु को या जिस उसको मांसाहारी किसी पशु को, तो वो क्या करते हैं कि वो बरियार में अलग रखा जाता है, वहां उसको भेंट दिया जाता है। तो वहां मांसाहारी खाना चढ़ेगा हमारे पुरखों का, और यहाँ पर फड़ा पेन जो स्थल है नीचे, वहां पे शाकाहारी वो चढ़ाते हैं। तो ये सब जब प्रक्रिया हो जाती है तो क्या करते हैं, वो जो सूपली में अनाज रखा हुआ है ना, सूपा में, बांस की सूपा में जो अनाज रखा हुआ है, तो उस अनाज को हमारा जो मुखिया होगा, जिस परिवार का भीरी मिलाया जा रहा है, तो वो क्या करता है, अनाज को ऐसे करके, पीछे एक मातृ शक्तियां खड़ी रहती हैं, वो मातृ शक्तियां अपने आंचल में उस कोदो के दाने को अपने आंचल में लेती हैं, और वो जो हमारे पितृ शक्ति हैं वो अपने हाथों से दुनिया में अनाज लेके, वो दाना लेके कोदो का, और ऐसे पीछे से उसको डालते हैं और उनके आंचल में गिरता है। तो ये सुंदर, ऐसे ही उनकी जो जितनी बहन बेटियां होंगी अपने आंचल में उस कोदो के दाना को समेटती है। आपको पता है उस कोदो के दाना को समेट के वो क्या करेंगी, और बहन बेटियों को ही क्यों दिया जाता है? मैंने पहले भी बताया था कि बांस को बेटी का रूप दिया गया है, कि वो जो है एक का अनाज दूसरे के घर में भेजे, दूसरे का अनाज तीसरे के घर में जाएगा। सेम वैसे ही वो अनाज को अपने अपने घरों में लेकर जाएंगी, अपने अपने खेतों में लेकर जाएंगी, और उससे एक नया बीज तैयार होगा, और वो आपके इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रह जाएगा। व्यवस्था सुंदर है ना? सुंदर है ना व्यवस्था? हमको कारण नहीं पता है, हम व्यवस्थाएं कर तो रहे हैं, लेकिन हमें कारण जब नहीं पता होगा तो हमें अंधविश्वास से जोड़ा जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि अंधविश्वासी है। कोदो को लेकर किसी सुपली में चलते हैं, गाते हुए जाते हैं, बजाते हुए जाते हैं, लेकिन को कारण ही नहीं पता है। जब वहां पेड़ स्थल पे जब पूजा होती है, जब वो भीरी मिलाई की जब प्रक्रिया होती है, तो सुंदर नगाड़े बजते हैं। वहां मातृ शक्तियां हमारी होती हैं, और जो पितृ शक्ति होते हैं, उनके जो नेंग करने वाले, जो उनके नेंग करता होते हैं, मतलब उनके बहन बेटियां, उनके परिवार वाले, वो आते हैं और वो सारे नेंग को करते हैं। तो ये सुंदर व्यवस्था है ना। अब जब मातृ शक्तियों को मैं इससे जोड़ती हूँ, तो उन मातृ शक्तियों को सोचिए, वो जो बहन बेटियां हैं वो कहाँ कहाँ तक उस अनाज को लेके जाएंगी, और वो जब अनाज उगेगा उनके खेतों में, और फिर वो अपनी बेटियों को जब ये अनाज देंगी तो वो किस दूर तक पहुंचाएंगी। तो इसके पीछे इतनी सुंदर व्यवस्था को अगर आप समझते हैं, आपको समझना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो कारण आपको बताने होंगे, क्योंकि अब दूसरे लोग
जो नहीं जानते अंधविश्वास, विश्वास और प्रकृति में अंतर, वो आपसे सवाल करेंगे। तो इसलिए आपको कारण जानना जरूरी है आपके बच्चों के लिए। तो इसके लिए हमने एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ है, हम आदिवासी करके, आप उस पर वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि आपके बीच ये बात रखनी चाहिए क्योंकि लोगों को नहीं पता है, तो मुझे लगा बीच रखनी चाहिए। तो आप लोग अगर चाहे तो उस वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं वीडियो बनाते के समय भी, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के बीच ये बात रखनी चाहिए। तो इस बात को जब हमारी मातृशक्तियों से मैं जोड़कर देखती हूँ कि मातृशक्तियाँ एक घर में रहती हैं, फिर दूसरे घर में वो अनाज देती हैं और तीसरे घर में वो अनाज पहुँच जाता है, तो ऐसे वो बीज जो है आपके पूरे दुनिया में हमेशा के लिए संरक्षित हो जाता है ना, कर दिया ना उस कोदो अनाज को। तो एक सुंदर सा किस्सा है, इस कोदो के पीछे रहस्य छुपा है कि कोदो ही आखिर इस सूपा में क्यों रखा जाता है। आप धान भी तो रख सकते हैं, धान क्यों नहीं रखा, चावल क्यों नहीं रखा, कोई तिलहन चीज क्यों नहीं रखा, उसमें रमतिला क्यों नहीं रखा, राई क्यों नहीं रखा। तो एक किस्सा है, अगर वो किस्सा रिलेट कर पाए तो बताइएगा। हमारे जब गोंडवाना साम्राज्य खत्म हो गया था, गोंडवाना साम्राज्य जब गढ़ामंडला का साम्राज्य जब पूरी तरह से तनाबूत कर दिया गया था, जब वो खत्म हो गया था, तो हमारे जो माँ रही होंगी रानी, हमारी पालो रानी मरावी, और उनके जो पति थे वो थे प्रेम शाह मरावी की रानी थी पालो रानी। और जब उनका जो गढ़ पूरा समाप्त हो गया था, उनका गोंडवाना साम्राज्य समाप्त हो गया था, उन्होंने उस कोदो के दाने से पुनः हमारे गोंडवाना साम्राज्य को खड़ा किया था। तो उसकी कहानी कुछ इस तरह है कि वो अपने मायके जाती हैं, जब वो जूड़े में एक चुकरा रखते थे, पहले चुकरा एक मिट्टी का जिसमें तेल रखा जाता है, अभी है ना, जब शादी ब्याह होते हैं तो तेल रखा जाता है ना चुकरे में, वो चुकरा यहाँ पर बांधते थे। वो अपने मायके से कोदो लेकर आई थी उस चुकरे में, उन्होंने उस कोदो को अपने हार में, अपने जो खेत है वहां पर वो कोदो का खेती करती हैं, और इतना कोदो होता है कि उस गोंडवाना साम्राज्य जो खत्म हो गया था उसको पुनः खड़ा कर देती हैं। तो इस कोदो का महत्व समझिए आप। वो रानी जो कोदो से गोंडवाना साम्राज्य को खड़ा कर सकती हैं, उस भीरी को दूसरे के लोगों तक पहुंचा सकती हैं, तो सोचिए आप में कितनी शक्ति होगी। इसलिए मैं आपकी बात करती हूँ, समझ में आई? आपकी शक्ति को समझिए। उस कोदो से गोंडवाना साम्राज्य को आप खड़ा कर सकती है जो खत्म हो चुका है, तो आप में कितनी शक्ति होगी। तो उस समय जब गोंडवाना साम्राज्य के लिए महल को पुनः वापस ले चुके थे, तो अभी सोचिए आपको तो पुनः आपके जो गढ़ किले उनको वापस नहीं लेना है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ताकत बनना है। और आपको जिन लोगों को ये लगता है कि आपकी, हमारी मातृशक्तियां, हमारे आदिवासी समाज की मातृशक्तियां जागृत नहीं है, उनको ये साबित करना है कि जिस दिन अब इस पंडाल के नीचे आ गए, उस दिन इस शक्ति के बराबर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। और आज आपने साबित कर दिया ना। तो शक्ति को समझिए, आप किसी पालो रानी से कम नहीं है, किसी सुंदरी देवी से कम नहीं है, किसी कमलावती सल्लाम से कम नहीं है, जिन्होंने अकेले राजाओं के जाने के बाद इतने बड़े गोंडवाना साम्राज्य को बचा कर रखा। तो अभी तो आप रानियों के साथ ये राजा है ना, तो साथ मिलकर लड़िए, क्योंकि अभी कईयों गोंडवाना साम्राज्य को आपको पुनः वापस लेकर आना है, गोंडवाना साम्राज्य को फिर से खड़ा करना है। जहां पर हमारी मातृशक्तियां जो वहां बैठी है और जो यहाँ बैठी है, इनमें कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा, अभी भी नहीं है, क्योंकि वो जो यहाँ बैठी है ना, वो आप है, आपकी ताकत है जब यहाँ लोग बैठ पाते हैं, है ना। तो हमारी मातृशक्तियां पर यहाँ तक आ गए हैं, तो इस ताकत को समझिए। क्योंकि जहां आपने सोचा कि आपको गोंडवाना साम्राज्य वापस लाना है, जहां बिना भेदभाव का समाज वापस लाना है, उस दिन आपका गोंडवाना साम्राज्य जरूर वापस आएगा, क्योंकि आपने अपना स्वाभिमान वापस जगाया है ना। हजारों करोड़ों की दौलत रखने वाले, किला महल में रहने वाले आप राजा रानी, राजकुमार, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि एक बार फिर से जाग जाओ, क्योंकि आपका गोंडवाना साम्राज्य 2023 में आपका इंतजार कर रही है ना। तो करेंगे ना, हीरा सिंह मरकाम ना, हमारी मातृशक्तियां ना, हमारे गढ़ किलों के रक्षक, हमारे राजा रानियों ना। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपकी ताकत कमजोर नहीं होगी, जो ताकत हमारी ताकत बनेगी, इस गोंडवाना साम्राज्य की ताकत बनेगी। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ, और आशा करती हूँ
कि आपका गुणवाना साम्राज्य वापस आएगा। सादर सेवा जोहार। बहुत बहुत सेवा जोहार बहन संगीता मरावी जी। अब मैं आगे की कड़ी में हमारे बीच इस मंच को विशिष्टता प्रदान कर रहे और इस मंच में पधारे